सो गुड आफ्टरनून गाइस। अच्छा, आज गुड मॉर्निंग नहीं करूंगा, गुड आफ्टरनून करूंगा। मॉर्निंग में नहीं आ पाया वीडियो। मैंने वैसे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था कि मैं कुछ घर के काम की वजह से बाहर था, उस कारण मुझे समय नहीं मिला और मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन जितना जल्दी मेरे से होगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अभी मैं वीडियो अपलोड कर पा रहा हूं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की, यानी कि 14 मार्च की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में महास्वप्निकुडु नाम की पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा पी विक्रम ने। बुक का नाम क्या है? महास्वप्निकुडु। और इस बुक में आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू जी, उनके बारे में बताया गया है, उनके करियर के बारे में, उनकी जो पूरी राजनीतिक यात्रा रही है उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। बुक को किसने लिखा है? पत्रकार पी विक्रम ने लिखा है, ये ध्यान में रखना। और इस बुक का अनावरण किसने किया, इसको लॉन्च किसने किया? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी गोपाल गौड़ ने। तो बुक का नाम है महास्वप्निकुडु, जिसका हिंदी में अर्थ होता है एक महान दूरदर्शी। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट बुक्स रिवाइज कराने वाला हूं। जैसे कि स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मम्मल्लापुरम नाम की बुक को लिखा अश्विन प्रभु ने। डेबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम की बुक को लिखा प्रोफेसर एस.डी. मुनि ने। रामविलास पासवान द वेदर वैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नाम की बुक को लिखा शोभना के नायर ने। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नाम की बुक को लिखा चित्रा बनर्जी ने। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स नाम की बुक को लिखा एम.जे. अकबर ने। बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा नाम की बुक को लिखा अभी माधव गोडबोले ने। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नाम की बुक को लिखा रघुराम राजन ने। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नाम की बुक को लिखा हुमा कुरैशी ने। वेलकम टू पैराडाइज नाम की बुक को लिखा ट्विंकल खन्ना ने। और प्रणव माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स नाम की बुक को लिखा शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट आपकी बुक्स हैं 2024 की, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया? तो आंसर होगा 17 सितंबर। तो केंद्र सरकार ने हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अच्छा, 17 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलने के बाद भी हैदराबाद 13 महीने तक निजाम शासन के अधीन रहा था। फिर हमने ऑपरेशन पोलो नाम से एक अभियान चलाया, जिसके कारण 17 सितंबर 1948 के दिन हैदराबाद को निजाम के शासन से आजादी मिली थी। इसीलिए 17 सितंबर को मनाएंगे अब हम हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है आपको, क्योंकि अभी तक हैदराबाद से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बने हैं करंट अफेयर्स में, वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। तो ध्यान से सुनते चलना। देखो, एक प्रश्न ये बन जाएगा कि 2024 में भारत में ई प्रिक्स का दूसरा संस्करण कहां पे होगा? हैदराबाद में ही होगा। पहला वाला भी यहीं पे हुआ था। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहां पे बनाया गया? हैदराबाद में ही, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च हुआ हैदराबाद में। ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला था पिछले साल हैदराबाद को। और हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया भी बनाया गया था। और अभी किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का 21वां संस्करण हुआ था? हैदराबाद में ही। उसके अलावा दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पे लगाया गया? हैदराबाद में। और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान भी आपको मिलेगा हैदराबाद में। और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क, ये कहां पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया मोदी जी ने। ये संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है, 216 फीट ऊंची है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पे खुला? हैदराबाद में। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला? हैदराबाद में। अच्छा, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। और ये मैंने आपको बता ही दिया अभी। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो। और कब आजाद हुआ था ये? 17 सितंबर को। इसीलिए 17 सितंबर को अब हम मना रहे हैं हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में। तो लगभग हैदराबाद से संबंधित मैंने आपको 14-15 फैक्ट यहाँ पे रिवाइज करवा दिए, इनको ध्यान में रखना। अगर आप क्रेक एग्जाम चैनल पे पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ये भी मैं आपको बता दूं कि इतने सारे फैक्ट्स एक ही बार में इतने कम समय में आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। और बताएंगे तो इतने कम समय में नहीं बताएंगे। हमारा टारगेट है 25 मिनट के आसपास मैं आपका समय लेता हूं और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट देने की कोशिश करता हूं। और वही फैक्ट देता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होते हैं। लोग इतनी चीजों को बताने में 1 से 1.5 घंटे की क्लास ले लेते हैं। तो मुझे पता है ज्ञान के साथ साथ आपका समय भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों फैक्टर पे ध्यान देना है। कम समय में ज्यादा चीजें बतानी है और रेलेवेंट चीजें बतानी है। जैसे अभी हैदराबाद से संबंधित प्रश्न आया,
तो पिछले एक साल में हैदराबाद से संबंधित जितने भी प्रश्न हमने पढ़े थे वो एक साथ मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ताकि अगर आपके माइंड में हैदराबाद का प्रश्न चल रहा है तो उसी से सारे संबंधित लिंक कर करके प्रश्न में आपको रिवाइज करवा दूं। ऐसा नहीं है अभी हैदराबाद का बता दिया, एक प्रश्न मैंने इंदौर का बता दिया, एक लखनऊ का बता दिया, उसमें मजा नहीं आता। तो यही अपनी क्लास की खासियत है कि आप लोग इसे इतना पसंद करते हैं। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अभी हाल ही में जारी ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हरियाणा। तो ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में बताया गया कि अपशिष्ट जल के प्रबंधन के मामले में यानी कि जो वेस्ट वाटर होता है उसके मैनेजमेंट के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है, किसने सबसे अच्छा काम किया? तो आंसर होगा हरियाणा। पहले स्थान पे हरियाणा को रखा, दूसरे पे कर्नाटक, फिर पंजाब और फिर राजस्थान वगैरह है। और इस लिस्ट में सबसे आखिरी में किसको रखा? तो छत्तीसगढ़ को रखा है। तो पहले पे मतलब सबसे बेहतरीन काम किया हरियाणा ने और सबसे लास्ट में रखा बॉटम पे छत्तीसगढ़ को। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी इसी साल स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट आई थी। उसमें 4-5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट अब पूरे साल भर में जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी में ये रिपोर्ट पूछी जा सकती है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट। क्या क्या पॉइंट्स आप ध्यान में रखें? जैसे कि सबसे स्वच्छ शहर 2 है, इंदौर है और सूरत है। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में अगर पूछ ले तो फिर आंसर हो जाएगा सासवद, जो कि है महाराष्ट्र में। अगर पूछ ले सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन सा रहा? मध्य प्रदेश का महू छावनी बोर्ड। और राज्यों में पूछ ले सबसे स्वच्छ राज्य, तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। लेकिन सबसे स्वच्छ गंगा शहर पूछ ले तो वाराणसी और प्रयागराज है, और सफाई मित्र शहर पूछेगा तो चंडीगढ़ है। ये कुछ 4-5 पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे हमारे प्रश्न का उत्तर था हरियाणा, तो मैं आपको मैप में दिखाता हूं। ये रहा हरियाणा। देखो यहाँ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बन गया कि यहाँ पे अभी नए मुख्यमंत्री बन गए। कौन? बीजेपी के ही नायब सैनी। किनका स्थान लिया? मनोहर लाल खट्टर का। गवर्नर कौन? बंडारू दत्तात्रेय। नायब सैनी यहाँ के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। बाकी देखो अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 जो कि हुआ था गुजरात में, उसको हरियाणा ने जीता था, राजस्थान को हराया था। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 2023 में ये भारत में तो कुरुक्षेत्र में ही होता है, हरियाणा में। और इस बार पार्टनर स्टेट कौन था? असम था। और अभी 2024 में किस देश में ये आयोजित किया गया ये पूछेंगे तो आंसर होगा श्रीलंका। बाकी प्राणवायु देवता पेंशन योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। क्रेच नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और भारत में जो पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू होगी वो हरियाणा में शुरू होगी। उसके अलावा देश का पहला इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर कहाँ पे बना? चंडीगढ़ में। अभी चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम बदल के भगत सिंह जी के नाम पे रख दिया गया। और उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट ये बना हरियाणा के फतेहाबाद में। दृश्य योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना हरियाणा। ई अधिगम योजना यहाँ पे शुरू हुई। चिराग योजना यहाँ पे शुरू हुई। दयालु योजना यहाँ पे शुरू हुई। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। और यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है, यहीं पे होता है हर बार, हरियाणा के फरीदाबाद में। लेकिन एडिशन याद रखना, पिछले साल हुआ था 36वां एडिशन। और वन मित्र योजना ये भी यहीं पे शुरू हुई थी। बाकी देखो सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कालेसर नेशनल पार्क यहाँ पे मिल जाएगा। दमदमा झील आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है कहाँ से और कब शुरू हुआ था ये भी याद रखो। पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ था 22 जनवरी 2015 को। पानीपत जो है इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो हरियाणा से संबंधित मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसका पोस्टमार्टम कर दिया अच्छे तरह से। तो अब ये ध्यान में रखना आप चीजें, क्योंकि आगे जब भी हरियाणा का प्रश्न आएगा मैं फिर से आपको ये सारे फैक्ट्स रिवाइज कराऊंगा। इसीलिए अपनी क्लास में यही फायदा है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे करंट अफेयर्स हो, वो यहीं पे याद हो जाती है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे फरवरी 2024 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा यशस्वी जायसवाल को। तो आपको बताएं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये हर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है। तो इस बार भी यानी कि फरवरी 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है भारत के यशस्वी जायसवाल को। और महिलाओं में किसे चुना यानी कि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना? तो एनाबेल सदरलैंड को, ये ऑस्ट्रेलिया की है। इससे पहले जनवरी में हमने पढ़ा था पुरुषों में चुना गया था शमर जोसेफ को जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, और महिलाओं में एमी हंटर को जो कि आयरलैंड की हैं। और आईसीसी की बात करें तो स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई में है। सीईओ जॉफ एलार्डिस है और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में
गोरसम कोरा उत्सव ये किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में ये गोरसम कोरा उत्सव मनाया गया है। ये त्योहार बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के गोरसम चोर्टेन स्तूप पर मनाया जाता है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, कहां से संबंधित है, कहां मनाया जाता है गोरसम कोरा उत्सव? तो अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो, बात अरुणाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल ईटानगर हो गई, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और गवर्नर है केटी पटनायक। यहाँ का अगर राजकीय पशु की बात करेंगे तो मिथुन है, जिसे गयाल भी कहते हैं। राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, फूल है द्रौपदी माला और वृक्ष है होलांग। उसके अलावा यहाँ पे आपको नामदफा नेशनल पार्क मिलेगा, मॉलिंग नेशनल पार्क मिलेगा, पक्के टाइगर रिजर्व यहीं पर है। और कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं माउंटेन पास, जैसे कि बोमडिला दर्रा हो गया, दीफू दर्रा हो गया, दिहांग दर्रा हो गया, योंगयाब दर्रा हो गया। याद रखना, अरुणाचल प्रदेश ये पूर्वोत्तर जो हमारे राज्य हैं, 7 सिस्टर्स जिन्हें आप बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश है क्षेत्र वाइज। इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूर्योदय की भूमि कहते हैं भारत में, जबकि देशों में अगर बात करोगे तो लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया, सबसे पहले सूर्य की किरण भारत में किस राज्य में पड़ती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य भी यही है, अरुणाचल प्रदेश। कितनी है यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी? 17 है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 17 व्यक्ति रहते हैं। बाकी अभी याद है आपको, यहाँ का 27वां जिला बना था बिचोम, उससे पहले 26वां बना था केई पनियोर। यह भी की बात है 2024 की ही। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। अभी अरुणाचल प्रदेश के कई सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था, कुछ एक मैं आपको बताऊं तो खामती कपड़ा हो गया, नीशी कपड़ा हो गया, मोनपा कपड़ा हो गया, सिंगफो चाय हो गया, आदि केकेर हो गया जो कि एक तरह का अदरक हो गया, वांचो लकड़ी शिल्प हो गया, खामती चावल, याक चुरपी। तो इन सब प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जीआई टैग मिला। ये सब अरुणाचल प्रदेश के हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू हुई थी। चचिन चराई महोत्सव यहीं पे मनाया जाता है। आपको याद हो तो हमारे रक्षा मंत्री जी ने अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया सियोम पुल का भी उद्घाटन किया था, सियोम नदी पे। तो पूछ ले, सियोम पुल कहां पर है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में है। किस नदी पर है? सियोम नदी पर है। देश का पहला फिश म्यूजियम भी आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री स्टेशन का नाम देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया था। अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली बनी थी केसर हिंद। तो अरुणाचल प्रदेश से ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ये किस देश में पहले सिख मंत्री बने हैं? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो अभी पाकिस्तान में प्रांतीय असेंबली के 3 बार सदस्य रहे सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, ये पाकिस्तान में पहले सिख मंत्री बने हैं। आपको पता है पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, जिनमें से एक है पंजाब प्रांत, जिसमें ये पहले सिख मंत्री बने हैं। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा इनका नाम है। अभी हमने पढ़ा था पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में ही पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये पूरे पाकिस्तान में पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है। और किस प्रांत में? तो पंजाब प्रांत में ही। नाम है मरियम नवाज। और अभी यहाँ पे नए प्रधानमंत्री बने थे, शहबाज शरीफ नाम है। नए प्रेसिडेंट बने थे, आसिफ अली जरदारी नाम है। कैपिटल इस्लामाबाद है। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, जो सीमा रेखा है, उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और अभी भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले किस नदी के पानी को रोक दिया? तो आंसर होगा रावी नदी के पानी को। उस पर शाहपुर कंडी डैम बना करके रोका है। और अभी इसी साल हमने पढ़ा था पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं बाबर आजम, अभी T20 क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बने थे। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट जिसका नाम है कैरोस, इसका अभी प्रक्षेपण किया था लेकिन वो विफल हो गया? तो ये है जापान का। तो अभी जापान की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी जिसका नाम है स्पेस वन, जिसने अभी अपना पहला प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम कैरोस है, इसको अभी लॉन्च किया। लेकिन इस रॉकेट में लॉन्चिंग के 5 सेकंड बाद ही विस्फोट हो गया, ये तबाह हो गया। और इस रॉकेट की मदद से एक सरकारी उपग्रह को, एक सरकारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने का प्लान था, लेकिन ये फेल हो गया। इस 18 मीटर लंबे काइरोस रॉकेट को सॉलिड फ्यूल के साथ लॉन्च किया गया था। आपको बता दूं कि जापान की किसी प्राइवेट कंपनी ने पहली बार स्पेस में भेजने के लिए कोई रॉकेट लॉन्च किया था, लेकिन वो असफल हो गया। और ये जो प्राइवेट कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया, ये जापान की है, स्पेस वन इसका नाम है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। अच्छा, जापान से याद आएगा आपको कि अभी जापान चांद पे भी पहुंच चुका है। और इस तरह से चांद पर पहुंचने वाला जापान कौन सा देश बना? 5वां देश है। इसमें जो रोवर गया था उसका नाम स्नाइपर है, जो लैंडर गया था उसका नाम स्लिम है। और इसी तरह से
एक और आपको प्राइवेट कंपनी याद होगी, हमने पढ़ा था कि चांद पर लैंड करने वाला पहला प्राइवेट कंपनी का लैंडर कौन सा बना था, तो उसका नाम है ऑडिशियस। और उस कंपनी की बात करेंगे तो इंटूटिव उस कंपनी का नाम है, अमेरिका की कंपनी है। और कहां पे लैंड किया था वो, चांद के साउथ पोल पे लैंड किया था। तो आप यूं भी कह सकते हो चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है। वैसे साउथ पोल पे तो लैंड करने वाले पहले देश हम हैं, भारत। अब बात जापान की है तो मैं आपको ले चलता हूं, ये रहा मैप में जापान। देखो जापान को आपको याद है सुकुमारों का देश भी कहते हैं, निप्पन देश भी कहते हैं, सूर्योदय का देश भी कहते हैं। कैपिटल यहाँ की है टोक्यो, करेंसी है येन, और प्रधानमंत्री कौन है, फूमियो किशिदा है। जापान की संसद को क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि इसरो और जाक्सा, भाई भारत की स्पेस कंपनी इसरो और जापान की है जाक्सा, तो ये दोनों मिलकर के एक लुपेक्स मिशन लॉन्च करेंगे 2025 में। लुपेक्स मतलब होता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। अभी अपतटीय पोत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश भी बना था जापान। और अगर पूछे कि अभी किस देश ने यूरेनियम के समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स यूरेनियम 241 की खोज की, तो आंसर होगा जापान ने ही। आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक का मतलब होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो समान होता है लेकिन एटॉमिक मास उसका अलग अलग होता है, अलग अलग डिफरेंट होता है। अभी आपको याद होगा पिछले साल G7 की अध्यक्षता ये जापान ने ही की थी। जापान के साथ हम कई सारी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि धर्मागार्जन करते हैं, जिमैक्स करते हैं, शिन्यू मैत्री करते हैं, सहयोग काजिन करते हैं, वीर गार्जन एक्सरसाइज करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। मालाबार तो खेत क्वाड देशों के बीच में होता है जिसमें भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया होता है। और मुख्य रूप से यहाँ पे 4 द्वीप आप याद रखेंगे, होकेडो द्वीप, होन्शु द्वीप, क्यूशु द्वीप और सिकोयू द्वीप, जिसमें सबसे बड़ा ये होन्शु द्वीप है। तो ध्यान रखें ये सारी बातें जापान से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा सत्येंद्र कुमार सिंह को। तो अभी जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह ने मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ले ली है। उन्हें मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है गंगूबाई छगनभाई पटेल, उन्होंने नए लोकायुक्त के पद की शपथ दिलाई है। लोकायुक्त ये शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल है जो सरकारी अधिकारियों और सांसदों के खिलाफ शिकायतें और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की शक्ति रखता है। और ये पॉइंट भी याद रखना कि लोकायुक्त बिल पारित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। बाकी ये इंपॉर्टेंट नाम है, अजय माणिकराव खानविलकर अभी भारत के नए लोकपाल बने। सीधा सा अंतर याद रखना, दोनों का काम सेम होता है लेकिन लोकपाल ये सेंट्रल लेवल पे होता है और लोकायुक्त ये स्टेट लेवल पे। बाकी किशोर मकवाना अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष बने और एएस राजीव अभी सतर्कता आयुक्त बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश ने अपने पहले लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया, तो आंसर होगा यूके ने। तो अभी यूके ने अपने पहले लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया है और इस हथियार को आसमान में ड्रोन को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी यूके के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह हथियार 1 किलोमीटर दूर से सिक्के पर काफी सटीकता से निशाना साधने में सक्षम है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी डीआरडीओ ने भी स्वदेशी लेजर हथियार का परीक्षण करने की घोषणा की थी। उसका नाम क्या है, हमारे स्वदेशी लेजर हथियार का नाम क्या है भाई, तो आंसर होगा दुर्गा 2। और इजराइल की लेजर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम क्या है, आयरन बीम पद्धति। यूके से याद आएगा अभी 2023 में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट का आयोजन हुआ था यूके में। और अभी 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार ये भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को मिला। और अभी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से मानद नाइटहुड सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने सुनील भारती। और इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया जोया अख्तर और अस्मा खान को। यूके और भारत के बीच में कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो कोंकण एक्सरसाइज होती है, इंद्रधनुष करते हैं, अजय वॉरियर एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, कैपिटल लंदन है। और लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो टेम्स नदी के किनारे। ध्यान रखना ये सब बातें। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये प्रश्न मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये हमने कल ही पढ़ा था लेकिन इसमें कुछ एक आध पॉइंट मुझे आपको समझाना है, वो रह गया था। तो देखो प्रश्न क्या है। अभी मार्च 2024 में भारत ने अपनी पहले इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नाम क्या है इसका, तो अग्नि 5 इसका नाम है। तो हमने कहा अभी भारत ने अपनी पहले इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और ये जो सफल परीक्षण किया गया ये मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत किया गया है, ये ध्यान में रखना। कहां पे किया गया, तो उड़ीसा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है जिसे पहले आप व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, वहां पे किया गया। और याद रखना ये मैंने आपको बताया था कि ये जो मिसाइल है ये MIVR तकनीक से लैस है, मतलब
मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है। और इस टेक्नोलॉजी से, इस तकनीक से लैस होने का क्या फायदा हो गया, तो एक सिंपल सी लाइन में समझो कि आप एक ही मिसाइल को लॉन्च करोगे और ये एक साथ कई टारगेट को हिट कर देगी। फुल फॉर्म में लिखा है ना, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल, मतलब बहुत सारे टारगेट को आप हिट कर पाओगे, एक ही बार आपको मिसाइल लॉन्च करनी है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। रेंज मैंने आपको बताया 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी रेंज है। और ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है। स्पीड की बात हमने की थी, 24 मैक है। एक मैक बराबर होता है स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की जो गति है उसको एक मैक के बराबर कहा जाता है। तो साउंड की स्पीड का भी ये 24 गुना है, इतनी इसकी स्पीड है। तो अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे क्या फायदा होगा, जैसे ये फायदा होगा कि इसे आप कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो अभी भारत ने इसका सफल परीक्षण किया और भारत के अलावा भी दुनिया के कुछ देश हैं, मात्र 8 देश हैं जिनके पास ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका निर्माण किया है, इसको विकसित किया है डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो गया। अध्यक्ष हैं समीर वी कामत और मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और मुझे पता है बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो आज वीडियो नहीं देख पाएंगे क्योंकि वीडियो लेट अपलोड हुआ इसलिए। लेकिन कभी कभी मजबूरी ऐसे आ जाती है कि हाथ में चीजें नहीं रहती हैं। लेकिन फिर भी मैं जितना बेहतर मेरे से प्रयास हो सकता है, मेरे माइंड में चलता है आपके बारे में, लेकिन कभी मजबूरियां ऐसी हो जाती है कि उस समय वो चीज नहीं कर पाता मैं। वो करना तो है ही सही, लेकिन वो लेट हो जाते हैं। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, ये सबके साथ हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कैसे भी वहां से फ्री हो या ना हो, समय निकाल करके आपका लॉस न होने दिया जाए। वीडियो जरूर लेट अपलोड हो जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर आपको। और मेरी ये भी कोशिश रहती है कि मैं दूसरे दिन के लिए न टालूं, उसी दिन सुबह नहीं तो दिन में सही, दिन में नहीं तो शाम को सही, शाम को नहीं तो कई बार तो मैंने 8, 9, 10 बजे रात को भी दिया है। मुझे पता है ऐसा मैं लेट देता हूं तो व्यूज मुझे ही नहीं मिलेंगे, पूरी मेहनत मुझे उतनी करनी पड़ती है, व्यूज बिल्कुल नहीं आएंगे। तो मैं दूसरे दिन के लिए भी टाल सकता हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि दूसरे दिन फिर आपको दूसरा वीडियो भी तो मिलना है, फिर बर्डन आपका बढ़ जाएगा। तो मैं वो नहीं चाहता बस। तो प्लीज अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर करना। अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने, नायब सैनी उनका नाम है। फिर आपसे पूछा प्रित्जकर पुरस्कार 2024 किसने जीता, रिकेन यामामोटो ने, जापान के हैं। फिर पूछा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, किशोर मकवाना को बनाया गया। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता सर्विसेज ने। और निंगल नालामा योजना तमिलनाडु ने शुरू की है। फिर आपने पढ़ा था रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नाम की बुक को लिखा शोभना के नायर ने। फिर पूछा देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, हरियाणा में। और भारत ने पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, ये मैंने फिर से रिपीट कर लिया, 5वां है ये, अग्नि 5 है मतलब। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर देश कौन सा है, ये भारत है। और उसी तरह से अगर एक्सपोर्टर आपसे पूछ ले कि हम तो खरीदते हैं, बेचता सबसे ज्यादा कौन है, तो ये आप सबको पता है कौन बेचता है, अमेरिका। लेकिन भारत सबसे ज्यादा किससे खरीदता है, तो रशिया से खरीदता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, अश्विनी कुमार को बनाया गया। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि भ्रष्टाचार बौद्धिक सूचकांक 2023 में टॉप पे कौन रहा, तो आंसर होगा डेनमार्क। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।